हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी का, जो है फिक्सेशन ऑफ टिश्यूज। फिक्सेशन ऑफ टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा एग्जाम के हिसाब से इसमें बहुत सारा मटेरियल है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सके। और ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अब से जो लेक्चर्स के अंदर डेप्थ है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि सिलेबस में डेप्थ बढ़ती जा रही है। तो इट इज़ रिक्वेस्टेड एंड इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल इफ स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस प्रॉपरली। यानी अभी तक से पहले की वीडियोस तो आपने देख ली, थोड़े से नोट्स बना लिए, उसी से हो जाएगा। लेकिन इन चैप्टर्स में आपको थोड़ा डेडिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल डाटा काफ़ी है, यानी याद करने का भी है और समझने का भी है, और वेटेज भी बहुत है इनकी। एंड लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जब किसी चीज़ में फैक्चुअल डेटा हो जो इजीली याद हो सकता हो, तो वो स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है। ये उन्हीं में से एक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन, जैसे कि नाम डिफाइन कर रहा है, किसी न किसी चीज़ को फिक्स करना। तो ये स्पेसिफिन को फिक्स कर दिया जाता है जिससे उसकी कंडीशन खराब ना हो। फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टिश्यूज़ को केमिकली और फिजिकली स्टेबल बनाया जाता है, ताकि उनका स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहे और वो फर्दर प्रोसेसिंग जैसे स्टेनिंग, डिहाइड्रेशन को सहन कर जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फिक्सेशन के? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टिश्यू को लिविंग स्टेट के करीब प्रिजर्व रखना, जिससे हम जब उसका स्पेसिमेन ऑब्जर्व करें अंडर माइक्रोस्कोपी तो हमें क्लियर डिफाइंड गोल्स मिल जाएं। सेकेंड है ऑटोलाइसिस और बैक्टीरियल अटैक से बचाना। देखिए, जैसे जैसे स्पेसिमेन रखा रहेगा, अगर उसमें हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया है तो वो डिग्रेड होना चालू हो जाएगा। इसी डिग्रेडेशन का टेक्निकल टर्म है ऑटोलाइसिस। और ये अगर होगा तो हमारी रीडिंग तो वैसे ही गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारे फैक्टर्स पैरामीटर्स चेंज होने चालू हो जाएंगे। थर्ड होता है शेप और साइज मेंटेन करना। जिस शेप में आया है, जिस साइज़ का वो है, उसी में वो मेंटेन हो जाए। फोर्थ है टिश्यू को हार्ड बनाना, जिससे कि उसका एग्जामिनेशन इजीली हम कर पाएँ और वो हार्डनेस हमें उसकी माइक्रोस्कोपी में भी हेल्प करेगी। फिफ्थ है क्लियर स्टेनिंग पॉसिबल बनाना। स्पेसिमेन बिना डाई के, बिना स्टेन करे माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ नहीं दिखता। वो तो सारा आप अगर बिना स्टेन के किसी सैंपल को भी आप रख के देखेंगे स्पेसिमेन को, तो सब आपको लाल लाल ही दिखेगा और उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता। ये तो हम स्टेन करते हैं कि वो डाई जाके अंदर उसमें ब्लू कलर में दिखती है, उससे सारी चीज़ें क्लियर होती है। और छठा है ऑप्टिकल क्लैरिटी इंप्रूव करना, यानी दिखने में वो साफ लगे। ये फिक्सेशन के बाद ही हो पाता है, जिससे हम उसका एक्सेस मटेरियल सब निकाल दें, सारी उसकी गंदगी निकाल दें, उसको क्लियर बाउंड्री में डाल दें, तो हमारी ऑप्टिकल क्लैरिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए, फिक्सेशन का प्रिंसिपल क्या है? फिक्सेशन के प्रोसेस में प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन और कोगुलेशन हो जाता है, यानी प्रोटीन्स की एक्टिविटी को बंद कर दिया जाता है और उसको कोगुलेट यानी जमा के रख दिया जाता है। तो उससे वो फिक्सेशन उसको बोलते हैं। फिक्सेटिव प्रोटीन के बीच में क्रॉस लिंक बनाते हैं, जिससे उनका स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है। यानी जैसे खाट या रस्सी होती है, उसको जब हम आपस में फिक्स कर देते हैं, यानी एक लेंथ में, एक ब्रेथ में, ऐसे स्ट्रक्चर्स उसमें डालते हैं, तो वो स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है। उसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि जो स्पेसिमेन हमको लेना है, हमने उसके स्ट्रक्चर के बीच में क्रॉस लिंकिंग वो बना दी। फिक्सेटिव की प्रॉपर्टीज और फैक्टर्स जो फिक्सेशन को इफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि उसके प्रोटीन कोगुलेशन कैसा है। सेकेंड है फिक्सेटिव रेट, पेनिट्रेशन रेट फिक्सेटिव के मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। देखिए, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उससे कितनी उसमें अंदर जो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम चीज़ डाल रहे हैं वो जा पाएगी, ये उसके मॉलिक्यूलर वेट पे। अगर मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो जैसे हम फॉर्मूलिन ले रहे हैं फिक्सेशन के लिए, तो फॉर्मूलिन काफ़ी डीप तक चला जाएगा, उसको बहुत इजीली कर लेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो क्वांटिटी ऑफ फॉर्मूलिन भी बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है पीएच। आप एक हिस्टोपैथोलॉजी की कॉमन मैं आपको ट्रिक बताऊं, जो भी हमारे नॉर्मल और आइडियल चीज़ें हैं, वो रूम टेम्परेचर और नॉर्मल जो हमारा पीएच होता है उसी पर ही बेस्ट काम करते हैं। तो अगर आपको याद भी नहीं रह रहा है कि क्या पीएच बेस्ट होगी, तो आप सिंपली 7 लिख के आ सकते हैं। और ऐसे ही क्या टेम्परेचर बेस्ट रहेगा किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो रूम टेम्परेचर होता है 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब लास्ट आप लिख सकते हो रूम टेम्परेचर टिल 37। तो एक अगर आप एग्जाम टाइम में भूल भी रहे हो टेम्परेचर और पीएच, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, अभी रूम टेम्परेचर बेस्ट होता है। उसके बाद अगला है वॉल्यूम चेंज ड्यू टू मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। वही है कि अगर मेम्ब्रेन में जगह कम होगी फिक्सेटर के नीचे जाने के लिए, तो उसमें ज़्यादा लगेगा, और कम होगी तो कम में ही हो जाएगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी आइडल फिक्सेटिव की प्रॉपर्टीज़। सबसे बेस्ट अगर हम कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उससे फिक्सेशन अच्छा हो। देखिए, एक तो चीप होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरे दिन प्रैक्टिकली भी आप सोचो ना, कुछ चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो जो आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, तो इट शुड ऑलवेज बी चीप। ठीक है। दूसरा, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ये पैथोलॉजी लैब का जो मेन फंडा है वो यही है कि आप जितने भी केमिकल्स लैब में यूज़ करेंगे, आपका उससे कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा होता है। यानी दिन भर आप सैंपल्स में उसको डाल रहे हैं, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम करे। और अगर आप कोई टॉक्सिक चीज़ ले लेंगे, तो वो अगर आइज़ में चली गई, नोज़ से इनहेल हो गई उसके वेपर, या हाथ में लग गए, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लास्ट, ये जितने भी केमिकल्स होते हैं, ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं, और आप जानते हो कि लैब में अगर आग लग जाएगी तो क्या हाल होगा। तो इसलिए हमें प्रेफर करना चाहिए कि जो भी चीज़ लें उसमें फ्लेमेबल क्वालिटी कम से कम हो। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फिक्सेशन। देखिए, टाइप ऑफ फिक्सेशन डीएमएलटी लेवल पे केवल आपको इसकी नाम याद करने हैं, इसको डिटेल में याद नहीं करना होता। एमसीक्यू का ये क्वेश्चन है या ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इमर्जन फिक्सेशन, यही यूज़ होता है, और जैसे इसका नाम बता रहा है वही इसमें काम होता है कि हम लेके इसको इसमें इमर्ज कर देते हैं। ठीक है। फिक्सेटर को फिक्सेटिव में, थोड़ा ये अभी फिक्सेटिव फिक्सेटर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं वैसे समझाता हूँ। स्पेसिमेन को फॉर्मुलेन में इमर्ज कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं इमर्जन फिक्सेशन, और इसी तरीके से यूज़ होता है। रेस्ट ये परफ्यूजन, वेपर फिक्सेशन, स्प्रे फिक्सेशन, फ्रीज ड्राइंग, ये सब हायर लेवल की जो बहुत लैब्स होती हैं उन्हीं में यूज़ होता है। नॉर्मल लेवल पे प्रैक्टिकली इमर्जन फिक्सेशन से कम हो जाता है। ठीक है। एक नई टेक्निक आई है माइक्रोवेव स्टेबलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फिक्सेटिव। सबसे जो कॉमनली और सबसे जो हमारी लैब्स में मेन यूज़ करेगा या आप यूज़ करेंगे, वो होता है फॉर्मुलिन 10%। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसकी कई प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। एक तो ईजिली मिल जाता है, कॉमनली अवेलेबल है, सस्ता है, फास्ट काम करता है, और प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग बहुत जल्दी कर देता है। तो हमें तो ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए जो जल्दी से जल्दी क्रॉस लिंकिंग करा के स्पेसिमेन को होल्ड कर दे। ठीक है। अच्छा, बफर्ड फॉर्मेलिन जो होता है उसमें एक एडेड एडवांटेज होती है कि वो पिगमेंटेशन नहीं करता, तो बफर्ड फॉर्मेलिन को यूज़ करना प्रेफरेबल होता है। नेक्स्ट होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। मतलब ये फॉर्मेलिन तो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी सबके भी आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे यूज़ कभी हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रोटीन कोagulation करता है, इसमें श्रिंकेज और डिस्टॉर्शन पॉसिबल होता है, इसलिए इसको हम कम यूज़ करते हैं। एसीटोन, एसीटोन मेनली यूज होता है एंजाइम स्टडी के लिए, और ये श्रिंकेज जैसा इफेक्ट देता है, इसलिए बस एंजाइम के अलावा इसको कहीं यूज नहीं करते। फोर्थ आ गया हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होता है, यानी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके पिगमेंट देता है, और इसको हम आयोडीन से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये प्रोटीन बाइंडिंग करता है, पर इसमें वॉशिंग रिक्वायर्ड होती है। एक उसके बाद है ऑस्मिक एसिड। ये फैट और नर्व टिश्यू के फिक्सेशन के लिए यूज होता है। ऐसे एक और एसिड यूज होता है क्रोमिक एसिड, ये प्रोटीन प्लस कार्ब के लिए यूज होता है। तो ये ना कंपैरिजन का या ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोमिक एसिड क्या फैट एंड नर्व के टिश्यू के लिए यूज हो सकता है, या ऑस्मिक एसिड प्रोटीन कार्ब के लिए यूज हो सकता है। तो ये आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस याद करके जाइएगा। उसके बाद है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होता है और एक्सप्लोसिव हो जाता है ड्राई, यानी कि उसको 24 घंटे से पहले पहले यूज करना होता है। ये तो हो गए हमारे सिंगल केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं फिक्सेशन के लिए। अब कुछ कंपाउंड्स भी हम यूज़ करते हैं, और कंपाउंड्स प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि दो चीज़ें ऐसी मिक्स करते हैं जिनकी हमें डिज़ायरेबल क्वालिटी तो मिल जाए, और अनवांटेड जो उनके इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो जाए। तो इसमें सबसे पहला है फॉर्मलिन सेलाइन। फॉर्मलिन सेलाइन का लॉन्ग टर्म यूज़ होता है, और फॉर्मलिन से पिगमेंट बन सकता है, लेकिन फिर भी इसको यूज़ करते हैं। फॉर्मलिन कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड के लिए। ठीक है ना। उसके बाद आ गया जेनक्लर फ्लूइड। ये बहुत रैपिड काम करता है, और मर्करी पिगमेंट से आयोडीन हटाने का काम होता है। जेंकर फ्लूइड याद करके जाइएगा। इसका एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स ऐसे ही बनेगा कि मर्करी पिगमेंट के लिए मगर मर्करी पिगमेंट से आयोडीन हटाने के लिए हम कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, तो जेंकर्स फ्लूइड। उसके बाद हो गया जेंकर्स फॉर्मल। ये बोन मैरो, स्प्लीन और किडनी के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आ गया बाउलिन्स फ्लूइड।
ये टेस्टिकुलर बायोप्सी, ब्राइट स्टेनिंग, शॉर्ट यूज के लिए यूज होता है। अब मेन हमने कर लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फिक्सेटिव का जो वॉल्यूम होता है वो स्पेसिफिन का 10x होता है, इसीलिए हमने बोला था, इसी में हम एक और पॉइंट रिवाइज कर लेंगे कि हमारा जो भी फिक्सेटिव हम लेंगे वो चीप होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी बहुत हाई वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मोलिन हम यूज़ तो करते हैं लेकिन बफर्ड वाला यूज़ करते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बफर्ड फॉर्मोलिन से पिगमेंटेशन नहीं होता तो हम उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, आयोडीन से मरकरी पिगमेंट रिमूव होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ करते हैं ग्लूटारल डिहाइड और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। और पॉइंट्स फ्लूइड जो होता है वो टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए। देखिए ये एक टफ क्वेश्चन बनेगा अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी का बनेगा कि टेस्टिकुलर बायोप्सी में कौन सा फ्लूइड यूज होता है, तो बॉयज फ्लूइड है, तो देख जाइएगा। बाकी ऊपर के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख ही रहे होंगे कितना फैक्चुअली रिच चैप्टर है, मतलब याद करने के लिए इसमें कितना कुछ है, लेकिन मुश्किल नहीं है। और अगर आपको इसके बाद पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो एक दो बार वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए और इससे नोट्स बना के उसको याद कर लीजिए, इतने में आपका मटेरियल होता जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।